Hello everyone. In our last lecture we were discussing about Rolle's law, ideal and non-ideal solutions. अब तक हम लोगों ने बेटा हेनरी लॉ, रोल्स लॉ और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटीज़ ये सब कुछ पढ़ लिया है हमारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो आज हम लोग है ना एक बार सबसे पहले रोल्स लॉ और हेनरी लॉ को कंपेयर करके देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हमारा टॉपिक जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मैंने रोल्स लॉ आपको बताया था क्या होता है। रोल्स लॉ होता है अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट ए है तो उसका जो प्रेशर है वो पी ए है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट, एक्स ए पी ए नॉट। और हमने बात की थी हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ में P इज इक्वल टू के एच एक्स होता है। तो भाई अगर हमारे पास कोई भी गैस है, उस गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने बात की थी हेनरी लॉ में। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूं तो जो बेसिक डिफरेंस है वो है आपके पास के एच, दैट इज हेनरीज कॉन्स्टेंट, जो कि हमारे पास क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, ओके। और हमारे पास पी ए नोट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ये क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो मुझे पता चलता है दैट Rolle's law is a special case of Henry law where KH and PA0 may be or may not be equal। जिस केस में भी जो कांस्टेंट है KH और PA0 वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्चुअल में जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास होता है। ओके, दिस इज अबाउट Rolle's law एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। आप अदर वे राउंड भी कह सकते हो, ओके। Now we will discuss about our colligative properties. So what are colligative properties? This is a most important topic of this particular chapter कि colligative properties होती क्या है। तो क्या होती है भाई colligative properties? Colligative properties में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अगर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया है। हमने एक सॉलिड सोल्यूट लिया है जिसके अंदर वोलेटिलिटी या फिर जो बहुत कम वोलाटाइल है। उन सारे केसेस में वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बेसिस पे हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों हमारे पास वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टीज सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करती हो। मतलब हम लोगों ने कौन सा पर्टिकुलर सोल्ट लिया है इस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हम लोगों ने कितना अमाउंट सोल्ट लिया है सॉलिड सोल्यूट उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, जो किस पे डिपेंड करती हैं, जो सिर्फ अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं। The properties which are dependent on amount, not on nature। जो प्रॉपर्टीज भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है या फिर अमाउंट ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो जो अमाउंट ऑफ यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, अमाउंट ऑफ व्हाट, सोल्यूट। जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। और जो सोल्यूट हमने लिया है वो कैसा सोल्यूट है भाई, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास भी बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं?
सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है अभी, वो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो कैसे लोअर हो रहा है, और हम रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग में क्या डिफरेंस है उसकी भी बात करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है भाई? एलिवेशन का मतलब होता है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया, एलिवेट मतलब इंक्रीज होना। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज है वो क्या हो? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है भाई? वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग आरओ की बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस की, कि वो कैसे होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये हमारे पास कैसे होता है? अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमने भाई दो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। एक मेरे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है? सिर्फ वाटर है। सॉल्यूशन मतलब एक मैंने प्योर वाटर लिया हुआ है भाई, ये सॉल्वेंट है सिर्फ, और एक मैंने सॉल्यूशन बनाया किसका? NaCl प्लस वाटर का। ये मेरे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास क्या था भाई? प्योर वाटर सॉल्वेंट था। अगर मैंने ये दोनों चीजें ली और इनका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करा भी, हम लोग एक यू शेप ट्यूब लेके वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम एक यू शेप ट्यूब लेके वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इन दोनों का वेपर प्रेशर निकालता हूं तो आपको क्या लगता है बेटा कि वेपर प्रेशर किस केस में ज्यादा होना चाहिए? प्योर सॉल्वेंट के केस में ज्यादा होना चाहिए या फिर सॉल्यूशन के केस में ज्यादा होना चाहिए? अब सॉल्यूशन के केस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? NaCl, और NaCl क्या है? एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। अगर मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लेता हूं तो मेरे पास क्या फर्क पड़ता है कि जो NaCl है वो वाटर को वेपराइज नहीं होने देता इतना इजीली जितना प्योर वाटर में होता है। तो आपके पास जो वेपर प्रेशर है किसका? प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाता है भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाता है। वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पे हम लोग मरकरी लेते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे वेपर बनेंगे और वो मरकरी पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, वो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं। सो जो प्रेशर वेपर्स एग्जर्ट करते हैं एट द टाइम इन विच लिक्विड एंड वेपर एन इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का प्योर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करा हुआ है जो सॉल्वेंट को वेपराइज नहीं होने देता। तो भी मैं इसको लिख सकता हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट decreases due to addition of the vapor pressure of solution the vapor pressure of solution will decreases due to addition of non volatile solute। हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो गया। दिस इज नोन एज
lowering of vapor pressure. This is known as lowering of vapor pressure. अब बेटा lowering of vapor pressure तो हम इसे कह देते हैं रिलेटिव lowering. क्या होता है अब हम उसकी बात करते हैं. मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया और एक सॉल्यूशन लिया, उन दोनों का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोगों ने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा हुआ है, तो वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या नहीं होने देता, सॉल्वेंट को इजीली वेपराइज नहीं होने देता या फिर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है. और इसको हम बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. अब बेटा हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग है वो क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है भाई, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है. उससे पहले लेट अस कंसिडर दैट हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है, PS है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. मतलब इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है भाई. ठीक है, और मानता हूं मैं कि P0 जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का भी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ओके, और अगर मैं कंसिडर करता हूं कि x1 मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, और x2 मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है भाई. अब अगर हम लोग रोल्स लॉ लगाते हैं तो रोल्स लॉ हमें क्या बताता है, रोल्स लॉ हमें बताता है कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन वाले पे अगर हम लगाते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लेकिन बेटा सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि सॉल्यूट जो हमने लिया है वो क्या है बेटा, वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है. तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसके ऊपर रोल्स लॉ लगाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PS किसके इक्वल आ जाएगा भी, PS इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन किसके भी, सोलवेंट के. सोलवेंट के क्यों, क्योंकि हमारे पास वेपर सिर्फ सोलवेंट के बन रहे हैं अभी. जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, P0 रहेगा. और P0 क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सोलवेंट का. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं भाई मैं, अगर ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन गई, दैट PS इज इक्वल टू x2 P0. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई भी. PS हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन है किसके, सॉल्वेंट के, और P0 हमारे पास वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब मैं अगर इसको PS को डिवाइडेड बाय P0 कर देता हूं तो मेरे पास x2 ये ऐसे आ जाएगा. दोनों तरफ से अगर मैं 1 माइनस करता हूं, ठीक है भाई, तो 1 माइनस करने पे P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू 1 माइनस x2. अब क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है और मैंने बताया था अगर दो कंपोनेंट हैं तो उनका जो सम है मोल फ्रैक्शन का वो हमेशा किसके बराबर रहता है भी, 1 के बराबर रहता है. तो 1 माइनस x2 किसके बराबर आ जाएगा, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू x1. और x1 क्या है भाई, x1 है मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के. तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है भाई. और इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जो वेपर प्रेशर है हमारे पास किसका, सॉल्यूशन का, अगर हम बात करते हैं P0 की तो वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. वो भाई अगर उसके अंदर से मैंने क्या घटा दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घटा दिया, तो मेरे पास लोअरिंग आ जाएगा. अब मैंने अगर उसको
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से अगर डिवाइड भी कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाली टर्म हमें लोवरिंग दे रही है, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोवरिंग। अब रिलेटिव लोवरिंग किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है भाई, x1 क्या था, x1 था सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। अब अगर x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है तो हम लोगों को क्या पता चला कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हमें यहां से ये पता चलता है कि हमारे पास जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडिड पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भी, ये होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं फर्दर अगर सोल्व करता हूं बेटा, जैसे अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहां से रब कर देता हूं एक बार। बाय सोल्विंग इट फर्दर विल फाइंड इट आउट दैट पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू x1। x1 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और x1 हम कैसे निकालते हैं अभी, मोल फ्रैक्शन को हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें n1 क्या है और n2 क्या है, n1 है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स कितने हैं, और n2 हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के मोल्स कितने हैं हमारे पास। ओके अब क्योंकि भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है ना वो हमारे पास क्या है, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट ली हुई है हमने। अगर हमने बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्वेंट ली हुई है तो इसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ मोल्स किसके रहेंगे, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं n1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू n1 बाई n2। ये किसके लिए है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू n1 बाई n2। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा भी हमारे पास क्या आएगा, n1 और n2 नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, W1 जो मास हमने लिया है और डिवाइडेड बाय m1, ये क्या है भाई, मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट लिया है उसका मास कितना लिया है हमने, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम, और m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही हमारे पास W2 बाय m2 क्या रहेगा, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो n2 किसके बराबर रहेगा भाई, W2 बाय m2, ये क्या रहेगा, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों वैल्यूज को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू n1 है भाई W1 बाय m1 मल्टीप्लाई बाय W2 बाय m2 है, इसको मैं ऊपर कर सकता हूं, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम लोग अगर मैं चाहूं तो मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकता हूं भाई। जस्ट से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में मुझे नहीं पता भी मैंने कौन सा सोल्यूट ऐड करा है, और अगर मुझे पता करना है कौन सा सोल्यूट मैंने ऐड करा है तो मुझे उसका मोलर मास यहां से पता चल जाएगा। अगर मेरे पास उसका क्या है, वेपर प्रेशर और कितना ग्राम मैंने उसका लिया, और मोलर मास को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा अभी कौन सा कंपाउंड हमने लिया है। यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है। तो यहां से अगर मैं m1 निकालता हूं, m1 किसके बराबर आएगा भाई, हमारे पास
m1 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट। ओके बेटा, ये उस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसको एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई। हमारे पास क्या क्या बच जाता है, W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू, ये हमारे पास बच जाता है P नोट माइनस पी एस। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई, P नोट माइनस पी एस इंटू पी नोट। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। और अगर मुझे पता चल गया कि मोलर मास कितना है सोल्यूट का, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो कौन सा हमने लिया है। So this is about a relative lowering of vapor pressure, which is very first colligative property of colligative properties in the chapter solution. Okay, next colligative property is elevation in boiling point. We will discuss that colligative property in our next